हेलो यशी। नमस्कार मैम। नमस्कार। लास्ट क्लास किया था आपने फिजिक्स का? यस मैम। कॉपी शो करिए मुझे, कहाँ तक किया? मैम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम्म। थर्ड लॉ के बाद डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन वाला भी किया है, यस मैम। जो कोकोनट ट्री वाला था एग्जाम्पल। और है ऑन नहीं ना, है। इसी के बाद था कोकोनट ट्री वाला। हाँ, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है तो फिर एग्जाम्पल वन हो गया, टू भी हो गया। नो मैम। बस वन हुआ है। यस मैम। बोटमैन वाला नहीं हुआ है। ठीक है। शेयर करता है बोर्ड। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल था कि अगर कोई नदी है या पॉन्ड है, उसमें एक बोट है और बोटमैन जो है वो पैडल से नाव को चला रहा है। तो वो क्या करता है, पैडल से जो है वाटर को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वाटर फोर्स लगाता है बोट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे बोट आगे बढ़ती है। यही प्रोसेस होता है। तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्योंकि पैडल से उसने वाटर पर फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वाटर ने बोट पे लगाया। ठीक है, तो इस चीज को भी एग्जाम्पल टू हम लोग नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल टू, when boatman pushes the water backward with their paddle, the water pushes the boat forward with equal force। ठीक है। अब अगर बोटमैन जो है जैसे पैडल को पुश कर रहा है स्लो, तो धीरे धीरे बोट चलेगी। अगर वो उसको बहुत हार्डर पुश करेगा, जल्दी जल्दी पुश करेगा, तो क्या होगा कि फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगा और उससे बोट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसको भी अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, इफ बोटमैन pushes हार्डर, हार्डर मतलब ज्यादा फास्ट कर रहा है, और मेहनत से कर रहा है ऑन वाटर, देन क्या होगा, देन फॉरवर्ड फोर्स इज ऑल्सो लार्जर। एंड velocity of a boat increases।
ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.7। इसको नोट नहीं करेंगे, इसको बस समझ लेंगे। इस एक्टिविटी में क्या किया है, एक बैलून लिया है और उसमें हवा भर दी है, और उस बैलून को एक टेप लगा दिया है, और उसके ऊपर एक स्ट्रॉ रखी है, और स्ट्रॉ जो है के अंदर धागा डाल करके स्ट्रॉ को दोनों एंड धागे को फिक्स कर दिया है। अब जो बैलून में हवा भरी है, एक धागे से बंधा है, उस धागे को खोल देंगे तो क्या होगा, बैलून जिस डायरेक्शन में हवा निकलेगी, बैलून उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और उसके साथ साथ जो है वो स्ट्रॉ भी मूव करेगी। तो ये जो एक्टिविटी है ये भी प्रूफ करती है न्यूटन्स के थर्ड लॉ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हवा निकल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना। तो ये भी जो है उसको, और इसी बेसिस पे जो है, जो ये बैलून वाली एक्टिविटी है, इसी बेसिस पे रॉकेट जो हम लोग लॉन्च करते हैं और स्पेस में छोड़ते हैं, वो भी इसी बेसिस पे, इसी उस पे बेस रहता है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे जो रॉकेट की लॉन्चिंग के बारे में, है ना। तो हेडिंग डालिए आप, लॉन्च ऑफ रॉकेट। रॉकेट में क्या होता है कि जो इंजन होता है वो गैस को प्रोड्यूस करता है, और उसको बहुत तेजी से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेजी से स्पीड में निकालता है। आपने कभी देखी होगी पिक्चर में, या अभी चंद्रयान जो है उसका लॉन्चिंग हुई थी तो टीवी में आता था, तो देखा होगा ना कि जब रॉकेट जो की लॉन्चिंग होती है तो वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से बहुत गैसेस निकलती हैं, और उसके जिस डायरेक्शन में गैस निकल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जैसे बैलून में लग रहा था, तो वो फोर्स जो है रॉकेट के वेट से ज्यादा होता है, जिससे कि वो पुश कर देता है रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसी के फोर्स से जो है रॉकेट ऊपर हवा में चला जाता है, और अर्थ का ग्रेविटेशन जो है क्रॉस करके स्पेस में चला जाता है। तो इसी बेसिस पे, जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बेसिस पे लॉन्चिंग होती है रॉकेट की। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। रॉकेट को हम इट करके लिख रहे हैं, इट्स इंजन प्रोड्यूस produces gas and expel it in the downward direction. इससे क्या होगा, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, which in turn exerts an equal and opposite force on the rocket in upward direction.
जब अपवर्ड फोर्स जो है रॉकेट के वेट से ज्यादा हो जाता है तो रॉकेट क्या होगा, हवा उड़ जाता है ऊपर, है ना। व्हेन दिस अपवर्ड force is larger than the weight of the rocket, the rocket lifts off। ठीक है। अब जब रॉकेट हम लोग ने वो मंगलयान पिक्चर आई थी तो उसमें देखा था ना, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है लास्ट में, और उसको जो है जहां पर जिस उसमें ऑर्बिट में फिट होना था उसके हिसाब से अगर स्पेस कम नहीं की जाती, उसकी स्पीड कम नहीं की जाती तो वो स्पेस में जाके कहीं खो जाता है ना। तो ऐसा भी जरूरत पड़ती है कई बार कि जिस स्पीड से रॉकेट मूव कर रहा है स्पेस में उसकी स्पीड को कम करना पड़े। या ये जो अभी हुआ था, अ, विक्रम लैंडर हुआ था, चंद्रयान जो 3 हमारा लैंड किया था मून पे, तो उसकी जो है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है कि जैसे यहाँ से तो गया बहुत स्पीड में रॉकेट, अब लैंड करते समय तो उसकी स्पीड कम होगी तभी ना वो रुकेगा कहीं पे और लैंड करेगा स्मूथली, नहीं तो उसी स्पीड से अगर जा करके टकरा जाएगा तो वो टूट जाएगा। तो स्पीड फिर स्पेस में कम कैसे करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि इंजन जो रॉकेट का होता है वो जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है मतलब इंजन मूव कर रहा है, रॉकेट मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में गैस एग्जॉस्ट करते हैं। तो क्या होगा कि गैस अगर उसी डायरेक्शन में एग्जॉस्ट होगी तो वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, अब कोई फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वो फ्रिक्शन का काम करेगा ना और उसकी स्पीड को कम कर देगा। तो इस तरह से हम लोग को जितनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी चाहिए लैंडिंग के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, तो हम अपनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी कंट्रोल कर लेते हैं इस तरह से। तो इस पार्ट को भी आप लोग नोट करिए कि कैसे कम किया जाता है ना। इफ द इंजन ऑफ a rocket moving in the space, वो पहले से मूव कर रहा है, मूविंग इन द स्पेस fires in the direction of motion, तो क्या होगा, the exhaust gases will exert a force in the direction opposite to the direction of motion।
और उससे क्या होगा कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी एंड स्लोइंग इट डाउन। ठीक है, अब इस प्रोसेस से ही हम लोग उसकी स्पीड कम करके जितनी वेलोसिटी हमको चाहिए, रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमको मिल सकती है। बाय दिस प्रोसेस we can slow down the rocket and attain the required velocity. For soft landing, for soft landing, इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इन विक्रम लैंडर ऑफ Chandrayaan 3, यही प्रोसेस यूज हुआ था। दिस प्रोसेस वाज यूज्ड टू लैंड नियर the south pole of the moon, near the south pole of the moon, sorry, moon। तो ये हो गया हमारा रॉकेट लॉन्चिंग कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए, कि न्यूटन थर्ड लॉ हर तरह के फोर्सेस पे अप्लाई होता है, मतलब कांटेक्ट फोर्स हो या नॉन कांटेक्ट फोर्स हो। कांटेक्ट फोर्स का मतलब हुआ जिसको बॉडी को हम टच करके पुश कर रहे हैं, जैसे तो कांटेक्ट में है, तो वहां भी न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करता है। और जहां नहीं कांटेक्ट में है, दूर से कोई, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दूर से लगता है ना, तो जहां नॉन कांटेक्ट है वहां भी, दोनों जगह पे न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, तो पहले हेडिंग नोट कर लीजिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ applies to all type of forces। कौन कौन से? कांटेक्ट, और नॉन कांटेक्ट, दोनों तरह के फोर्स पे काम करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसमें एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट है
बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ होता है। अगर हम दो बार मैग्नेट को पास लाए, है ना, तो क्या होगा? अगर सेम पोल को पास लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं ना, और अपोजिट पोल को पास लाएंगे तो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों मैग्नेट हैं जिनको हम पास ला रहे हैं, वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, बिना टच किए भी, दूर से ही लगाएंगे, है ना। ये एक एग्जांपल हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स का। टू बार मैग्नेट्स applying equal and opposite magnetic forces on each other। ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल है, सॉरी, जैसे बैलून है, उसको फुला दिया और उसको अगर हमने किसी उससे रगड़ दिया, जैसे प्लास्टिक की कंघी से या किसी से, तो उसमें चार्ज आ जाता है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज आता है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये फोर्स हम फील कर सकते हैं, और इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। टू सिमिलरली चार्ज sorry, balloons applying equal and opposite electrostatic forces यहाँ मैग्नेटिक फोर्स था, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन ईच अदर। तीसरा एग्जांपल है वही ग्रेविटेशनल फोर्स का, जैसे हमने कहा था कि अगर कोई फ्रूट है, ऊपर से गिर रहा है, नीचे पेड़ पे से टूट गया, गिर रहा है, तो उस पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ भी फ्रूट अर्थ पे और अर्थ फ्रूट पे दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ मूव नहीं करती है, और फ्रूट का मास क्योंकि बहुत कम है, तो वो फ्रूट मूव करके अर्थ की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इसे नोट करेंगे, द अर्थ एंड द फ्रूट एंड द फॉलिंग fruit applying equal and opposite gravitational forces
on each other. लेकिन यहाँ पर जो है since, लिख लीजिए उसको, since mass of earth is too large as compared to fruit, therefore acceleration of earth caused by force is sorry extremely small, क्योंकि होता है ना, हमको मालूम है F is equal to हमें to be noticed. इसके बाद 6.8 एग्जाम्पल, ठीक है। ये अर्थ वाला जो है, ये आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है आपकी बुक में 6.7, ये एग्जाम्पल है 6.7, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल है आपका 6.8। इस एग्जाम्पल में है कि when 0.1 kg bullet is fired from 5 gun। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, आपका कॉल है। हाँ, क्योंकि यशी राजपूत आज अकेले पढ़ रही है, और ये इन्होंने, इनका भी पता नहीं नेटवर्क इशू था या जो भी था, ये लेफ्ट हो गई थी 5 मिनट के लिए, तो मैं इसीलिए कॉल किया था कि मुझे कंटिन्यू करूँ या ऑफ कर दूँ।